अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। अमेरिका और ईरान के दरमियान आबना हुर्मुज़ के कंट्रोल से मुतालिक मफाहमती यादाश्त की गलत तशरीह की वजह से शुरू होने वाला तनाज़ा मुसलसल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी एक बार फिर जंग बंदी से पहले वाली सतह के करीब पहुँचती दिखाई दे रही है। एक जानिब अमेरिका ने अपने हमलों का दायरा जनूबी ईरान में फ़ौजी तनसीबात से बढ़ाकर वस्ती ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तक फैला दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी कुवैत, बहरीन और उर्दन के बाद अब मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करने वाले खलीजी मुल्क कतर में भी अमरीकी फ़ौजी अहदाफ पर जवाबी कार्रवाइयाँ करने का दावा कर रहा है। और आज भी दोनों तरफ से एक दूसरे के अहदाफ पर हमले रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस दौरान ईरानी हुकाम का कहना है कि आबना हुर्मुज़ उनके कंट्रोल में है और फिलहाल इस अहम समुद्री रास्ते को दोबारा बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका की फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और अमेरिका आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालेगा, जहां से गुजरने वाले जहाज़ों से फ़ीस भी वसूल की जाएगी। साथ ही ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी के दोबारा नफाज का ऐलान भी कर दिया। इस सूरत हाल ने आलमी सतह पर तशवीश में मज़ीद इजाफा किया है, जबकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो कुछ अरसे से कम हो रही थी एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं। ऐसे में आज अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ के मॉर्निंग शो में बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि हमने गुज़श्ता रात ईरान को सख्त हमलों का निशाना बनाया, अब हम उन्हें बहुत सख्त निशाना बनाएंगे और आबना हुर्मुज़ को अपने कंट्रोल में रखेंगे और इसके बदले हमें मुआवजा भी मिलना चाहिए। इस दौरान ट्रंप ने यह दावा भी किया कि ईरान हमेशा मुआहदे तोड़ देता है और अब तक ईरान के साथ 10 मुआहदे हो चुके हैं जो उसने तोड़े हैं। We hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard. But we had a deal. What nobody knows, we had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people, and so we're just going to hit them very hard. And we're going to keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that. When we do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy. They're on our side, and we can't be expected to do that for nothing, unlike we had for many years. और फिर इस इंटरव्यू के थोड़ी ही देर बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आबना हुर्मुज़ खुली है और ईरान के साथ या उसके बगैर भी ये खुली रहेगी। हम ईरान की नाकाबंदी दोबारा नाफिज कर रहे हैं, जिसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके तहत सिर्फ ईरान के जहाज़ों या उसके ग्राहकों को आबना में दाखिल होने या वहाँ से निकलने से रोका जाएगा। इसके अलावा तमाम ममालिक को आबना हुर्मुज़ इस्तेमाल करने की मुकम्मल और आज़ाद इजाज़त होगी। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि आज से अमेरिका को आबना हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ कहा जाएगा, लेकिन इंसाफ के तकाज़े के तहत इस जिम्मेदारी के बदले अमेरिका को इस रास्ते से भेजे जाने वाले तमाम सामान पर 20% फ़ीस दी जाएगी, ताकि दुनिया के इस इंतहाई हसास इलाके में सिक्योरिटी बरकरार रखने के तमाम अखराजात पूरे किए जा सकें। इस मनसूबे पर अमल दरामद और इसका बाकायदा तरीक़ाकार फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। इससे पहले कल रात को अमेरिका की सेंटकॉम ने दावा कर दिया था कि उसने ईरान के अंदर कम से कम 140 अहदाफ को निशाना बनाया है और इस दौरान ईरान के जनूबी इलाकों बंदर अब्बास, सिरक, जासक और जजीरा कश्म में धमाकों की रिपोर्ट्स सामने आई। जबकि ईरान की पासदारान इनकलाब ने कहा कि हालिया अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों में जनूब मगरबी ईरान के शहर माशहर काउंटी में एक पानी के पंप को भी निशाना बनाया गया और इस हमले में कम से कम एक शख्स मारा गया, जबकि 4 अफराद ज़ख्मी भी हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों की तादाद बढ़ रही है और अब वो आबना हुर्मुज़ के साहिली इलाकों से आगे भी पहुँच रहे हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि हमलों का ये मरहला पहले से ज़्यादा शदीद हो गया है। ईरान के सरकारी खबरसां इदारे के मुताबिक रात भर ज़्यादातर अमरीकी बमबारी का मरकज़ ईरान के जनूबी साहिली इलाके ही थे, लेकिन एक हमला वस्ती ईरान के शहर नाइन में भी किया गया। सूबे के नायब गवर्नर के मुताबिक इस हमले में एक शख्स मारा गया और 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। कल रात को इन हमलों से मुतालिक अमरीका की सेंटकॉम ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी फोर्सेस ने 12 जुलाई को ईरान के ख़िलाफ़ हमलों का एक नया सिलसिला मुकम्मल किया। इन हमलों में मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों अहदाफ को इंतहाई दुरुस्त हथियारों से निशाना बनाया गया, ताकि आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाली बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त पर हमले जारी रखने की ईरान की सलाहियत को कमज़ोर किया जा सके। इस बयान के साथ सेंटकॉम ने ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले हालिया हमलों की लॉन्चिंग की वीडियोज़ भी जारी की हैं। साथ ही कुछ वीडियोज़ में मुमकिन टारगेट्स पर हमले होते भी दिखाया गया है। इन हमलों के जवाब में ईरान की पासदारान इनकलाब ने भी खित्ते भर में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि ईरान की पासदारान इनकलाब ने आज ये भी दावा कर दिया कि उसने अपनी ताज़ा जवाबी कार्रवाइयों में बहरीन में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात और बुनियादी ढांचे, जबकि ओमान में अमरीकी फ़ौजी रेडार निज़ाम को तबाह कर दिया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसकी बहरी फोर्स ने बहरीन के इलाके अल जुफैर में मौजूद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया, जिसके बाद इन मकामात पर आग भड़क उठी।
इसी तरह ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए सल्तनत ओमान में एक तवील फासले तक फ़ज़ाई निगरानी करने वाला FPS रेडार और एक बहरी निगरानी का रेडार तबाह कर दिया गया। पासदाराना इनकलाब का मजीद कहना है कि हमले ईरान पर अमरीकी जारियत के जवाब में की जाने वाली जवाबी कार्रवाइयों के 5वें मरहले का हिस्सा थे। आबना हुर्मुज़ में महफूज बहरी आमदरफ्त उसी सूरत मुमकिन है कि जब अमरीका इस आबी गुज़रगाह में अपनी फ़ौजी मदाखलत ख़त्म कर दे और साहिली ममालिक की अपनी इलाकाई समुद्री हदूद पर खुद मुख्तारी का हक़ का एहतराम करे। इससे पहले ईरान की पासदाराना इनकलाब ने एक और बयान में कहा था कि उनकी फोर्सेस ने जनूबी ईरान पर अमरीका के ताज़ा फ़ज़ाई हमलों के बाद उर्दन, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। और ये हमले इतवार के रोज़ उस वक्त किए गए जब अमरीकी फ़ौज ने जनूबी ईरान के कई मकामात को इस बुनियाद पर निशाना बनाया कि आबना हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमले किए गए थे। अपने बयान में पासदाराना इनकलाब ने मज़ीद कहा कि इसने 2 बहरी जहाज़ों को इसलिए रोक लिया था क्योंकि उन्होंने अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिए थे और आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए गैर मजाज रास्ता इख्तियार किया था, जिससे इस अहम आबी गुज़रगाह में आमदोरफ्त ख़तरे में पड़ गई थी। इन 2 जहाज़ों को रोकने के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए, जिसके जवाब में उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया गया, जबकि इसकी जवाबी कार्रवाई के दूसरे मरहले में बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर मौजूद अमरीकी फ़ौजी तंजीमात को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई के तीसरे और चौथे मरहले में कुवैत में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान की पासदाराना इनकलाब ने भी अमरीकी अहदाफ पर किए गए हालिया हमलों की मुख्तलिफ वीडियोज़ जारी की। इसके अलावा इतवार और हफ्ते को भी आबना हुर्मुज़ में कशीदगी के बाद अमरीका और ईरान ने एक दूसरे के अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया था और इस दौरान ईरान ने कतर में भी अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइल दागे थे। इस सारी सूरत हाल में आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त इस वक्त शदीद मुतासर है, जहाँ दोनों तरफ से अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। एक तरफ ईरान की जानिब से बनाई गई आबना हुर्मुज़ के कंट्रोल करने की अथॉरिटी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने एक्स पर एक बयान में कहा है कि अमरीकी अफवाज की हालिया जारहाना कार्रवाइयों की वजह से इस वक्त आबना हुर्मुज़ से गुजरना मुमकिन नहीं है। जैसे ही हालात मामूल पर आएंगे और अमन बहाल होगा, यहाँ से गुजरने की तमाम दरख्वास्तों का मुकर्रर तरीक़ेकार के मुताबिक जायज़ा लिया जाएगा और इजाज़तनामे जारी करने का अमल दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। जबकि ईरान की पासदाराना इनकलाब की बहरी फोर्स के कमांडर ने ईरानी मीडिया से बात करते हुए भी कहा कि आबना हुर्मुज़ से कोई भी गैर मुल्की जहाज़ ईरानी फोर्सेस की शनाख्त, निगरानी और ट्रैकिंग के बगैर नहीं गुजर सकता। ताहम इस दावे की तरदीद करते हुए सेंटकॉम ने दावा कर दिया कि ईरान आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं रखता। ये एक बैन-अल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है। अमरीकी अफवाज वहाँ तैनात हैं और इस बात को यकीनी तैयार हैं कि ये इसी तरह बरकरार रहे। इन हालात में ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने इस हवाले से एक बयान में कहा है कि ईरान की वज़ारत ख़ारजा ईरान के जौहरी मराकज़ पर आज सुबह होने वाले अमरीकी फ़ौज के वहशियाना हमलों की सख्त मज़म्मत करती है। ये हमले अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर बैन-अल-अक़वामी कानून और जौहरी तनसीबात से मुतालिक उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। ये हमले ऐसे वक्त में किए गए जब सिफारती कोशिशें जारी थी ताकि कशीदगी कम हो और ख़त्ते में अमन कायम किया जा सके। बयान में मज़ीद लिखा है कि अमरीका ने ईरान की पुरअमन जौहरी तनसीबात, साइंसी मराकज़ और शहरी ढांचे को निशाना बनाया है। ये हमला सिर्फ ईरान के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि आलमी अमन और सलामती के लिए भी ख़तरा है। इससे बैन-अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हुई है और दुनिया के अमन को नुकसान पहुँच सकता है। अमरीका इस गैर कानूनी इक़दाम के नताइज का मुकम्मल ज़िम्मेदार है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद लिखा कि ईरान अपनी खुदमुख्तारी, आज़ादी और सरज़मीन के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है और ईरान अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा, दिफा के अपने जायज़ हक़ का इस्तेमाल करेगा। बयान में ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती काउंसिल, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और दीगर आलमी इदारों से मुतालबा करते हुए कहा कि वो इस हमले पर फौरी और मौसर कार्रवाई करें, अमरीका को जवाबदेह ठहराएँ और ऐसे इक़दाम करें ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ न हों। बयान के आखिर में लिखा है कि आलमी बरादरी की खामोशी ऐसे गैर कानूनी इक़दाम को मज़ीद बढ़ावा दे सकती है, इसीलिए तमाम ममालिक की ज़िम्मेदारी है कि वो बैन-अल-अक़वामी कानून, अमन और इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने आबना हुर्मुज़ में हालिया कशीदगी और फ़ौजी तसादुम पर तशवीश का इज़हार किया था, जबकि ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इस बयान पर अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान को मुखातिब करते हुए कहा कि ये कोई फ़ौजी तसादुम नहीं है, ये अमरीका और इसराइल की जानिब से 28 फरवरी को शुरू की गई खुली और बिलाश्तियाल जारियत का तसलसल है। ईरान ने कोई हमला नहीं किया है। खलीज फ़ारिस के जनूबी हिस्से में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों और फ़ौजी असासों पर ईरान के हमले बैन-अल-अक़वामी कानून के तहत अपने दिफा के फ़ितरी और कानूनी हक़ का इस्तेमाल है। इस्माइल बकाई ने अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान को मुखातिब करते हुए मज़ीद लिखा, आपको मुतल्लका ममालिक पर जोर देना चाहिए कि वो ईरान के ख़िलाफ़ हमलों के लिए अमरीका को अपनी सरज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त देना फ़ौरी तौर पर बंद कर दें। ये ज़िम्मेदाराना रवैया नहीं
कि ईरान को अपनी खुद मुख्तारी के दिफा पर मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए, जबकि बैन अल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफवर्जी करने वाले हमलावरों का एहतसाब न किया जाए। इसके अलावा आज इस्माइल बकाई ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली मफाहमती यादाश्त अब एक बहरान के मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरान ने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों की खिलाफवर्जी में पहल नहीं की और ईरान ने हमेशा ईरानी अवाम के मफादात को सामने रखते हुए संजीदगी के साथ हर मुज़ाकरात में हिस्सा लिया और इसी नेक नियति के साथ इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए थे। लेकिन अमरीका ने अपने वादों की पाबंदी नहीं की। इस्माइल बकाई के मुताबिक अमरीका मुआहदा तोड़ने में इतना जल्दबाज था कि इसने मफाहमती यादाश्त के पैराग्राफ 5 में ईरान की आपने हुर्मुज़ से मुतालिक जिम्मेदारियों के लिए मुकर्ररा 1 माह की मुद्दत का भी इंतज़ार नहीं किया और इब्तिदा में ही अपने वादों से फिरना शुरू कर दिया। इस दौरान ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने 14 नकाती मफाहमती यादाश्त का हवाला देते हुए कहा कि ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक दूसरा फरीक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा, ईरान भी इस मुआहदे पर कायम रहेगा और कोई भी इस्लामी जमहूरिया ईरान पर वादा खिलाफ़ी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। इन हालात में अमरीका और ईरान के दरमियान किसी मुस्तकिल मुआहदे के लिए होने वाले मुज़ाकरात भी तातुल का शिकार हैं और गैर यकीनी सूरत हाल मुसलसल बढ़ रही है। अब के इदारे CNN ने हालिया सूरत हाल पर तज्जिया करते हुए लिखा है, अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई रोकने और एक वसी तर मुआहदे की तरफ पेशरफ शुरू करने के लिए मफाहमती यादाश्त पर इत्तफाक हुए तकरीबन 1 माह हो चुका है, लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों में तशद्दुद का एक नया सिलसिला तेज़ी से बढ़ चुका है। दोनों फरीक एक दूसरे पर बदएतमादी और मुआहदे से पीछे हटने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 17 जून को इस मुआहदे में कई अहम नकात जानबूझकर गैर वाज़ेह रखे गए थे। मुआहदे के आर्टिकल 5 के तहत ईरान ने 60 दिन तक तिजारती बहरी जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिशें करने का वादा किया, जबकि ये भी कहा गया कि ईरान और ओमान मिलकर आपने हुर्मुज़ के मुस्तकबिल के इंतज़ाम और बहरी खदमात का तरीक़ाकार तय करेंगे। ऐसे में ईरान के नज़दीक इसका मतलब ये है कि शिपिंग के इंतज़ाम में उसका किरदार बरकरार रहेगा, जबकि सख्त मौक़िफ़ रखने वाले हल्के मुतालबा कर रहे हैं कि जो बहरी जहाज़ ईरान की इजाज़त के बगैर आपने हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करें उन्हें निशाना बनाया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने 27 जून को कहा था कि आने वाले 30 दिन तक आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ईरान की निगरानी और इंतज़ाम में रहेगी और सिर्फ तमाम रुकावटें दूर होने के बाद ही साबी गुज़रगाह की मुकम्मल सलाहियत बहाल की जाएगी। इस सूरत हाल में एक इलाकाई ज़रिए का कहना यह है कि मफाहमती यादाश्त थर्मोस्टेट की तरह काम कर रही है, यानी ये सूरत हाल किसी हद तक काबू में रखती है और ज़रूरत के मुताबिक इसका असर कम या ज़्यादा होता रहता है। इस ज़रिए ने मज़ीद ये कहा कि मफाहमती यादाश्त के दायरे कार में दोनों फरीक ख़ुद को हमला करने का हकदार समझ रहे हैं। ऐसे में जूझ हुई हमले बढ़ रहे हैं। मुआहदा भी सख्त आजमाइश से गुजर रहा है। एक यूरोपीय सिफारतकार के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा जा सकता है कि मुआहदा इंतहाई नाजुक हालत में है, लेकिन ये कौमा की हालत में भी जा सकता है, यानी आर्जी तौर पर ख़त्म हो सकता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुज़श्ता हफ्ते खलीज ओमान में एक बहरी जहाज़ पर हमले के बाद कहा था कि उनके ख्याल में सब ख़त्म हो चुका है। तहम ट्रंप ने मज़ीद मुज़ाकरात का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद भी नहीं किया। इस मफाहमती यादाश्त का मकसद 60 दिन का एक ऐसा अरसा शुरू करना था जिसके दौरान अमरीका और ईरान वसी तर मसाइल पर मुआहदे की कोशिश करते, जिनमें ईरान के जौहरी ज़खायर, यूरेनियम अफजूदगी का प्रोग्राम, पाबंदियाँ और बैरून मुल्क मुंजमद ईरानी असासे शामिल थे। इस मुद्दत का आगाज़ 26 दिन पहले हुआ था, लेकिन अब तक इस बात के कोई आसार नहीं मिले कि इन अहम मामलात पर बाकायदा बातचीत शुरू हुई हो। इसके अलावा आज ये रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि यमन की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत से मुंसलिक यमन की मुसल्लह अफ़वाज ने ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी ग्रुप्स के ज़ेरे कंट्रोल सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को निशाना बनाया ताकि एक ईरानी तैयारे को वहाँ उतरने से रोका जा सके। यमन की सरकारी खबरसां इदारे सबा के मुताबिक वज़ारत दिफ़ा ने अपने बयान में कहा कि हूसियों ने यमन की कौमी एयरलाइन के तैयारे को सना हवाई अड्डे पर उतरने से रोक दिया, जबकि एक ईरानी तैयारे को यमन की खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी करते हुए वहाँ उतरने की इजाज़त दी और इसके नतीजे में हवाई अड्डे के रनवे को निशाना बनाया गया है। इससे पहले वज़ारत दिफ़ा ने सना एयरपोर्ट को खाली करने की अपील करते हुए शहरियों को खबरदार किया था कि उस इलाके से दूर रहें, जबकि सना एयरपोर्ट के रनवे पर हमले के मनाजिर की वीडियोज़ भी सामने आई हैं जिसमें एयरपोर्ट को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। जबकि शुमाली यमन पर कंट्रोल रखने वाले ईरान के हिमायत याफ्ता हूसी ग्रुप ने सऊदी अरब पर सना के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर फ़ज़ाई हमले करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। हूसी ग्रुप के तर्जुमान याह्या सरी ने इन हमलों को खुली जारियत करार देते हुए कहा कि इससे कशीदगी कम करने का दौर ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा कि खत्ते की ताकत सऊदी अरब को इसके नताइज भुगतना होंगे और ये हमला बग़ैर जवाब के नहीं रहेगा।
इसी हवाले से हम बात करेंगे बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम से, जो कि डीन है बॉस्टन यूनिवर्सिटी के। प्रोफेसर आदिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यानी ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि हैरत हो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानात पर, उनके इन फैसलों पर, उनके इन ऐलानात पर। अब उन्होंने जो ऐलान किया है कि जो ईरानियन ब्लॉकेड है वो उसकी जगह यूएस नेवल ब्लॉकेड होगा, और यूएस जो है वो द गार्डियन ऑफ हॉर्मुज़ स्ट्रेट होगा, विद और विदाउट ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली रहेगी। ना सिर्फ ये बल्कि 20% उसके लिए फ़ीस भी वसूल करेगा अमेरिका, जिससे अमेरिका को मज़ीद माली फ़ायदा होगा। ये कितना बड़ा उनकी जानिब से ऐलान हो सकता है, या फिर जिस तरह वो अक्सर एक ऐसी बात कर देते हैं जिसका आखिर में उस तरह से संगीन मतलब नहीं निकलता, उस तरह का इनका बयान लिया जाए, या फिर हालात को ये अक्सर बदल देगा जो खदशात मौजूद थे ईरान अमेरिका जंग बंदी होने के साथ ही? बहुत शुक्रिया जुनैद। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐलान है, ऐलान एज इन के कोई एक फॉर्मल डिसीजन जिसको आप देखेंगे थोड़ी देर बाद स्टेट डिपार्टमेंट से या डिफेंस डिपार्टमेंट से या जो उनका वॉर डिपार्टमेंट अब बन गया वहाँ से आ जाए। मेरे ख्याल में ये वो नहीं है। इन वन वे ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी बात आपने कही कि हालात बदल गए हैं, ये क्लियरली इंडिकेशन उस बात की है कि हालात बदल गए हैं। एक तरह से सरप्राइजिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जरूर है बोथ के अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा और उससे पहले ईरान ने क्या कहा। देखिए, इस स्टेटमेंट से पहले ईरान की तरफ से भी आई कि जी हम बंद कर रहे हैं, राइट, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना का मतलब ये है कि डी फैक्टो वो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो याददाश्त थी, वो डिफैक्टो हो गई, क्योंकि डिफंक्ट हो गई, क्योंकि उसका एक इंपॉर्टेंट पहलू तो यही था। और अब तो बड़ा क्लियर हो गया जुनैद कि असली मसला क्या है। आप देखें ना कि पिछले कुछ दिनों में आपने वो जो एक ट्रक की बत्ती होती थी, न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, उसका जिक्र भी नहीं सुना। जी ये बिल्कुल डिस्टिल होके क्लियर हो गया है कि अब मसला जो है वो क्या हो गया है। मसला जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और मसला जो है वो ईरान को जो रिकॉम्पेंसेशन या पैसे का है वो है। हम अब तक जो है, मैं जो कहता हूं कि तब्दीली हो गई है। तब्दीली इसलिए हुई है कि अगर आप 3 दिन पहले तक भी देखें, जो नंबर मैं देखता हूं वो ये कि कितनी किश्तियां गुजर रही हैं, कितने जहाज गुजर रहे हैं हॉर्मुज़ से, तो पिछले 3-4 दिन पहले तक वो नंबर तकरीबन 30 तक आ गया था। जंग से पहले 100 था, इस मेमोरेंडम से पहले तकरीबन 6-7 था, और कल परसों में 3-4 दिन पहले तक वो तकरीबन 30 एक कश्तियां निकल जाती थी, विच मेंट कि इट वाज गोइंग अप डिस्पाइट जो भी हो रहा है। अब पिछले 2 दिन में ये हुआ है कि वो नंबर फिर से 6 पे आ गया, विच मीन्स कि इफेक्टिवली स्ट्रेट बंद है। और अब जो गेम है वो बेसिकली ये है कि दोनों ये कह रहे हैं कि मैं कंट्रोल करूंगा कि ये कब खुलती है और कब बंद होती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन ये है कि ईरान कौन है ये कहने वाला कि हम बताएंगे कि ये खुला है कि नहीं खुला, और हम बताएंगे कि कौन जाएगा या नहीं जाएगा। दैट इज द रियल गेम। एक आखिरी जुमला इस सवाले में कि आप देखें कि जिन जहाज़ों पे ईरान से हमला हुआ है वो सारे वो जहाज़ हैं जिन्होंने ईरान से कोई इजाज़त नहीं ली। जो 30 एक निकल जाते थे वो ज्यादातर वो थे जो ईरान को इन्फॉर्म कर देते थे, पैसे दें या ना दें इन्फॉर्म कर देते थे। इस वक्त जो गेम है वो ये है कि किसकी रिट है, किसकी कौन सा चौधरी है जो कहता है अच्छा तू जा ते तू ना जा, और वो गेम जो है दैट इज वेयर वी आर। प्रोफेसर आदिल, जो अमेरिका का मौक़िफ़ है या अमेरिकी सदर का मौक़िफ़ है, जैसे आपने बताया कि वो फ्रस्ट्रेटेड है और उसकी वजह से उनकी जानिब से इस तरह के बयानात आते हैं या वो बहुत सी बातों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन ये 28 फरवरी से अब तक लगता ऐसे ही है जैसे एक मामूल की तरह ये चली जा रही है। जंगबंदी, फिर जंग होना, फिर मिसाइल फायर होना, फिर हॉर्मुज़ का बंद होना, फिर खुल जाना। लेकिन हकीकतन दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स, मईशतें इधर कुछ उभरती हैं उधर डूबती हैं। पेट्रोल की कीमतें वापस आ नहीं पा रही, आती हैं तो फिर वापस ऊपर चली जाती हैं। इन हालात में सालिस और वो फरीकैन जो उस जंग बंदी को मुमकिन बनाने में कामयाब हुए थे, और वो डिस्कशन जो ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत से कहीं पीछे हटकर सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और उसके मुस्तकबिल के ऊपर मरकूज़ हो गई थी, उन सालिसों और फरीकैन का फिर आप क्या किरदार देखते हैं कि क्या वो इस सारी जो बज़ाहिर किसी भी किस्म की एस्केलेशन है उसको वापस कर सकेंगे या उनके लिए भी मुश्किल होगा?
बहुत बहुत अच्छा सवाल है यार। इसमें दो तीन चीजें आपने जिक्र किया, मैं अलग अलग बात करता हूँ। पहला ये कि आपने कहा एक तरह से एक नॉर्मल आ गया था, कि बिल्कुल जंग बंद नहीं थी लेकिन गोली इधर से चलती थी, वापस उधर से जवाब आता था, टिट फॉर टैट होता था। वो नॉर्मल पिछले 40 घंटे में तब्दील हुआ है। जो मैं कह रहा था ना कि 30 जहाज से 6 पे आ गए, और जब ईरान ने कहा कि हम बंद कर रहे हैं, तो क्लियरली कुछ चेंज तो हुई है। पहली बात तो ये है। उस चेंज के जो मुहर्रिकात हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और आज हमने एक और उसका मुहर्रिक देखा जिसका ताल्लुक ना ईरान से है टेक्निकली, ना अमेरिका से है, लेकिन दोनों से है। और वो हम यमन में जो हो रहा है उसके हवाले से है, कि यमन और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो कशीदगी है वो भी मेरे ख्याल में इसी के साए में। अच्छा, पहला तो ये कि वो जो नॉर्मल है वो चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? बहुत से मुहर्रिकात हैं। एक उसमें वजह यह है कि जो जनाजा हुआ सुप्रीम लीडर का ईरान में, और उसके जो थिएट्रिक्स थे, उसकी जो इमेजेस थे, वो सिर्फ मैंने और आपने तो नहीं देखे, वो अमेरिका ने भी देखे। और उसने बहुत सारी जो उनकी अजम्पशंस थी उन पे सवाल डाला। लेकिन उसका एक अमल ये हुआ, उसका एक नतीजा ये हुआ कि इजराइल को और नेतन्याहू साहब को ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर दें कि यार तुम टारगेट हो, देखो इनका गुस्सा कितना है, देखो इनकी सपोर्ट कितनी है, देखो ये जो है ये इसको पर्सनली ले रहे हैं, अब तुम पे किसी किस्म का हमला होगा। आई थिंक उसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। वो जो जहाज की तब्दीली थी नेटो के बाद, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो गुफ्तगू है, उसमें आई डू थिंक कि ये जो चेंजिंग इमेजेस हैं उसका भी ताल्लुक है। तीसरा और जो आपका अहम तरीन सवाल है सालसों के बारे में, खुसूसन पाकिस्तान के बारे में, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। एक तो मेरी एक गुजारिश होगी, हमेशा से रही है, कई बार लोग समझते हैं मैं जो है को पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, मैं उल्टा कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, जो MOU है, पाकिस्तान उसका ओनर नहीं है। पाकिस्तान या जो सालिस हैं वो ओनर हैं उस प्रोसेस के, मुफाहमत के उस प्रोसेस के जो उन्होंने पैदा किया। MOU अगर सक्सीड होता है या फेल होता है तो वो ईरान की वजह से होगा, अमेरिका की वजह से होगा, पाकिस्तान या कतर की वजह से नहीं होगा। राइट। पाकिस्तान का रोल, कतर का रोल ये है कि ये जो दो फरीकैन जो एक कमरे में हाथ मिलाना गवारा नहीं करते, एक दस्तखत आप टेबल पे बैठ के साथ करना गवारा नहीं करते, उनमें किसी ना किसी किस्म की ऑनेस्ट ब्रोकरेज करे, उनमें किसी न किसी किस्म का ऐसा प्रोसेस बनाए कि कम से कम पैगाम रसानी हो सके। इस पैगाम रसानी की, इस मीडिएशन की कल जरूरत थी ईरान को भी, और कल जरूरत थी अमेरिका को भी। आज जरूरत है ईरान को भी, और आज जरूरत है अमेरिका को भी, और आने वाले कल में भी ईरान को भी जरूरत होगी, अमेरिका को भी जरूरत होगी। देयरफॉर आई थिंक आसान नहीं है, लेकिन ये जो रोल है इन दो को किसी तरह आपस में बात करवाने का, ये अभी खत्म नहीं हुआ। और इसकी जो यार्डस्टिक है वो ये नहीं है कि MOU क्या है, MOU में तो बहुत सारे होल्स हैं। उसकी यार्डस्टिक ये है कि क्या ये फरीकैन ऑनेस्ट ब्रोकर हो सकते हैं इन दो कुव्वतों के बीच में। बेहतरीन। आदिल साहब, एक पहलू तो ये कि अमेरिका क्या अपनी तरफ से एस्केलेशन करना चाह रहा है, ईरान क्या जवाब देता है कि हमसे इजाज़त नहीं ली, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में क्या कुछ उनकी तरफ से किया जाएगा, रेट किसकी है। अब अक्सर दुनिया की जो आबादी उसको शायद बरह रास्त इल्म भी नहीं होता कि जंग जो ईरान और अमेरिका के दरमियान है या उनके दरमियान किसी किस्म की जो नई कशीदगी है उसमें क्या हो रहा है, वो जानते हैं इसके बारे में। स्टॉक मार्केट्स के जो आदाद शुमार हैं ऊपर जाते नीचे आते, तेल की कीमतों से, गैस की कीमतों से, मुल्क की मईशतों से, और जो परवाज़ों के शेड्यूल है उससे उन्हें असर पड़ता है। जो ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से कार्रवाई की गई, उसमें ये एक दावा ये भी उनकी जानिब से किया जाता था कि ईरान का जो असर रसूख था उसकी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए लबनान में, शाम में, फ़लस्तीन में या फिर यमन में भी, उसको वो कम करने में, तोड़ने में या गैर मामूली हद तक बहुत ज़्यादा उसमें कमी लाने में कामयाब हुए हैं। आज का आपने चूँकि जिक्र किया जो यमन में जो कुछ हुआ है, आपको लगता है कि ईरान ने जो कुछ अपनी पोजीशन वापस हासिल की अपनी शराइत के ज़रिए से, अपनी रेजिस्टेंस के ज़रिए से, उसमें उनकी जानिब से ये कोशिश थी कि वो किसी भी ऐसी जगह जहां उनकी हिमायत याफ्ता ग्रुप है उसकी फिर से हिमायत करके अपनी कोई ग्राउंड पर जगह हासिल करने की कोशिश करें? देखिए, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, ईरान ने क्लियरली पिछले कुछ दिनों में एक तरह से एक्सपेंशन की है, एक्सपेंड किया है अपना एरिया ऑफ एक्शन। जी जी। एक हमने देखा कि कुछ दिन पहले ईरान ने जॉर्डन पे भी हमले कुछ करने शुरू किए।
ये जो है उर्दून पे करने शुरू हुए, ये इररेलेवेंट नहीं है क्योंकि इससे पहले तक वहाँ इतना ज़्यादा नहीं थे क्योंकि वहाँ बेस नहीं थे, लेकिन वो इसराइल के बिल्कुल साथ उसके बॉर्डर पे है, तो इसकी एक रेलेवेंस है। और जो हुथीस के साथ हुआ है उसमें सरप्राइज कम से कम ये थी कि अब तक इससे पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कई बार ये अंदेशा था कि ईरान किसी तरह हुथीस को और उस जियोग्राफी को भी इंक्लूड कर लेगा, जो अभी तक नहीं हुआ। सो मे बी देयर इज मसल फ्लेक्सिंग ईरान की तरफ से, लेकिन ईरान के लिए ये एक बहुत नाजुक मोड़ है। नाजुक मोड़ ये है कि ये वाली कार्रवाइयां है ना, जहाज़ों पे हमला कर देना, एलएनजी टैंकर पे हमला हो जाना या हुथी और सऊदी अरेबिया पे हो जाना, इसका जो मलबा है वो सिर्फ अमेरिका पे तो नहीं गिरता, सिर्फ इजराइल पे तो नहीं गिरता, वो तो उसके अपने रीजन पे गिरता है। वो उन ममालिक पे गिरता है जो ईरान के लिए कहीं ज्यादा अहम है, जिन पे अगर ईरान ने अभी तक हमला किया भी था किसी उनका अमेरिकन बेस पे तो बड़ी केयरफुली किया था। सो ईरान के लिए मेरे ख्याल में सियासी तौर पे ये बहुत नाजुक मोड़ है कि अगर उसने अपना हैंड ओवर प्ले किया तो जो उसने कुछ ना कुछ मॉरल गुडविल हासिल की है कम से कम स्ट्रीट में, वो ना लूज हो जाए। देखें अगेन हम वापस जाएं, अगर उस जो जनाजों की तस्वीरें थी उसमें एक बड़ी सरप्राइज ये थी कि जिन ममालिक पे ईरान ने हमला किया भी उनके भी वफ्द आए। सो ईरान ये एक बड़ी डेलिकेट गेम खेल रहा है जहां उसके लिए हुर्मुज तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस सारे मार्के के बाद क्या सूरत हाल बनती है इस पूरे रीजन की, और कहीं ये ना हो कि हुर्मुज को हासिल करने के चक्कर में कोई ऐसी कीमत देनी पड़ी बाकी ममालिक के साथ जो वो बर्दाश्त ना कर सके। सो आई थिंक ईरान के लिए भी ये एक नाजुक गेम है। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने एक मतनाज़ बिल मंजूर कर लिया है। जुमे को तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल सलीम रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें साबिक़ अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराद के हवाले से एक तरमीमी बिल मंजूर हुआ। सेनेट की कायमा कमेटी से मंजूर होने वाले बिल के मुताबिक साबिक़ अरकान पार्लियामेंट, उनकी अहलिया और उनकी 28 साल तक की औलाद को ब्लू पासपोर्ट हासिल करने का हक हासिल होगा। अहम बात यह है कि नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज के मुताबिक ये बिल सेनेट की कायमा कमेटी से इत्तेफाक राय से मंजूर हुआ और कमेटी में शामिल तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने इसके हक में वोट दिया। इब्तदा में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने इस बिल की मुखालफत की, मगर बाद में उन्होंने इस बिल की हिमायत कर दी थी। इससे पहले पुखा के अरकान असम्बली ने अपनी मराद के लिए एक बिल मंजूर किया था, जिसके तहत अरकान असम्बली और उनकी अहलिया को ब्लू पासपोर्ट की सहूलत हासिल होगी। अरकान असम्बली को मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर VIP लाउंज इस्तेमाल करने का हक हासिल होगा और अरकान असम्बली 8 ममनुआ बोर के असलहे के लाइसेंसेस हासिल कर सकेंगे, जिनमें 4 लाइसेंसेस मुफ्त होंगे। अरकान असम्बली को ज़ाती इस्तेमाल की गाड़ियों के शीशे टिंटेड रखने की इजाज़त होगी। 2022 से खुद हुकूमत ये दावा कर रही है कि मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत आवाम से कुर्बानी मांग रही है, मगर हुकूमती अरकान और तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली, ब्यूरोक्रेट्स और बाज़ रियासती अहदेदारों की मराद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये इजाफा अरकान पार्लियामेंट खुद अपने लिए कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने रवां साल फरवरी में VIPs की सिक्योरिटी के लिए 27 करोड़ रुपये मालियत की 25 लग्जरी गाड़ियाँ लेने का फैसला किया। फिर अगले महीने आला अदलिया के जजेस के लिए 10 लग्जरी गाड़ियाँ खरीदने की मंजूरी दी। इसी तरह फरवरी में ही पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब के इस्तेमाल के लिए 10 अरब रुपए की मालियत का लग्जरी तैयारा भी ख़रीदा था। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने 2024 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अलाउंसेस में नुमा इजाफा किया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट 68,000 रुपये से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये कर दिया गया। आला अदलिया अलाउंस भी 4,28,040 रुपये से बढ़ाकर 10,61,000 रुपये किया गया। इसी तरह चीफ जस्टिस की माहाना पेंशन बढ़ाकर 24 लाख रुपये कर दी गई थी। ये तो चंद मिसालें हैं कि किस तरह बाख्तियार अफराद अपने मफाद में फैसले करते हैं, आवाम के पैसों से अपने लिए मराद हासिल करते हैं और आवाम से कुर्बानी का मुतालबा करते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 50,000 से ज़्यादा अफराद के पास ब्लू पासपोर्ट है, जो बाहर किसी लाइन में लगे आसानी के साथ अपनी इमिग्रेशन करवा सकते हैं। और अब सेनेट की कायमा कमेटी ने साबिक़ अरकान पार्लियामेंट, उनकी अहलिया और उनके 28 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए ब्लू पासपोर्ट की मंजूरी दे दी है। कायमा कमेटी के इस फैसले पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। खुद हुक्मरान जमात के अरकान भी तनकीद कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अभी लोग खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से मौजूदा और साबिक़ा अरकान असम्बली और उनके अहल खाना के लिए ऑफिशियल ब्लू पासपोर्ट समेत मुख्तलिफ मराद की मंजूरी के सदमे से बाहर नहीं निकले थे
कि सेनेट की एक कायमा कमेटी ने साबिक पार्लियामेंटेरियंस और उनके अहल खाना के लिए ब्लू पासपोर्ट की सिफारिश कर दी। ऐसे ही इकदाम मुंतखब ऐवानों को बेवकूफ़ करते हैं और मसाइल की जंजीरों में जकड़े आवाम की नज़र में सियासतदानों को काबिल तहकीर बनाते हैं। इसी तरह तनकीद के बाद वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने एक्स पर वजाहत करते हुए लिखा है कि उन्होंने सेनेट में बिल पेश किए जाने के वक्त इसकी मुखालफत की थी और गुज़श्ता रोज़ भी अपने मौक़िफ़ का अदा किया था। इस बिल पर पहले वफाकी काबीना और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स से मशावरत होनी चाहिए। तलाल चौधरी साहब ने मज़ीद लिखा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सेनेट और सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला बिल को मंजूर करने का फैसला कर चुके। इसके अलावा बलूचिस्तान में हालात कशीदा हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शौबान भी जारी है। इन दोनों मामलात पर ही हम बात करेंगे वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी से। तलाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हम ऐसे मुल्क में हैं, आप भी हम भी, जहाँ पिछले 4 बरस से तो ये बात हो रही है कि मुल्क एक मुआशी मुश्किलात का शिकार है। ऑस्टेरिटी मुहिम, किफ़ायत शारी, बचत मुहिम, कशकोल तोड़ना, अपने पैरों पर खड़े होना, कर्ज़ों को खैर बात कहना, ये सब बातें आवाम से की जाती हैं, हुक्मरानों की जानिब से, आपकी सियासी जमात के लीडर्स की तरफ से, दीगर सियासी जमातों के लीडर्स की जानिब से। लेकिन तलाल साहब, साबिक़ अरकान जो पार्लियामेंट है और उनके अहल खानों को भी ब्लू पासपोर्ट देने तक की बात शुरू हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये बिल जो है ये सेनेट में पहले पेश किया गया मई में, और वहां पर मेरा इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से ये मौक़िफ़ था कि ये मुनासिब नहीं है, ये ना किया जाए। बल्कि वहां हुआ ये कि एक बिल एक आज़ाद रुकन ने पेश किया और उसके बाद तकरीबन तमाम पार्लियामेंट की जमातों के लोगों ने उसकी हमायत करते नजर आए, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने भी मुझे कहा कि हो सकता है कि आप अगर मुखालफत कर रहे हैं तो आपको डिफीट हो जाए। तो जिस पे मैंने कहा कि मेरा मौक़िफ़ असूली है, मैं वो बिल्कुल दूंगा। वो बिल पास हो या बिल के अगेंस्ट राय जाए, तो उस पर उसके बाद ये कमेटी के पास आया। गुजारिश ये है कि ये जो ब्लू पासपोर्ट वाला मामला है, इसमें इससे ज्यादा अहम बात ये है कि पिछले 2 साल में क्या ब्लू पासपोर्ट बढ़े हैं या ब्लू पासपोर्ट कम किए गए हैं। ब्लू पासपोर्ट की तादाद कोई 56,000 के करीब थी, जिसमें ऑफिशियल ड्यूटीज पर जाने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो एक इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है जिनको ब्लू पासपोर्ट उन्हें दिया जाता है। उसमें बहुत सारी नुमायां तब्दीलियां हमने की हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद में ये ब्लू पासपोर्ट हमने कम कर दिए हैं और गैर मुस्तहिक अफराद, और इसी तरह इसका क्राइटेरिया मजीद सख्त करने के बाद इसकी तादाद में बहुत बड़ी परसेंटेज में कमी आई है। मजीद भी हम इस पे गाहे बगाहे पॉलिटिकल जमातों को भी, अदारों को भी मजीद इस पे इस क्राइटेरिया को सख्त करने और ऑफिशियल पासपोर्ट की कमी का फैसला किया है, जिसे हम पिछले 2 साल से आगे बढ़ा रहे हैं। और इस हुकूमत और वजारत दाखिला के इस दौर में ये ब्लू पासपोर्ट जो कि 56,000 थे, उसमें नुमायां कमी पहले ही की जा चुकी। तो तलाल चौधरी साहब, आप असूली तौर पर इस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करते कि साबिक़ अरकान पार्लियामेंट, उनके अहलिया, उनके एक ख़ास उम्र की हद तक के बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट जारी किए जाए? ये तो साफ बज़ाहिर नहीं लग रहा कि अरकान अपने मुस्तक़बिल और अपनी मराद की खातिर ये कर रहे हैं। इसका मुल्क व कौम की जो फ़ायदा है या बेहतर मुस्तक़बिल से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसमें आवाम का तो कहीं लेना देना है ही नहीं। और ख़ास तौर पर वो अरकान जो अब 2027 में रिटायर होंगे, वो तो अपना बंदोबस्त कर रहे हैं। देखिए, इसमें आर्गूमेंट जो है वो कई जो अरकान जिन्होंने पेश किया, उनका आर्गूमेंट ये है कि कई सिविल ऑफिसर्स जो कि ग्रेड 22 के रिटायर होते हैं, उनको ये हासिल है मराद। तो जिस पर मैंने हाउस में जब सेनेट में पेश हुआ था तो कहा था कि फिर उसको ठीक करते हैं, ना कि अगर एक पहले काम ठीक नहीं हुआ तो मजीद उसकी वजह से एक और काम गलत किया जाए, क्यों ना इसको ठीक किया जाए। इस दफा भी जब ये सेनेट कमेटी में आया, हमने गुजारिश की थी कि जो मेरा हाउस का मौक़िफ़ था वो भी पता था कमेटी को, और उसके बाद गुजारिश की थी कि इसको कैबिनेट और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उसकी ज़रा मज़ीद इस पे बहस और होना चाहिए और उसके बाद ये पास होना चाहिए। मगर यकीनन उन्होंने अगर ये पास किया है तो सेनेट की कमेटी ने, अब उसके बाद अभी इसके और मराहल भी बाकी हैं। अभी इसे हाउस में आना है, फिर इसी तरह ही इसे
दूसरी कौमी असेंबली में जाएगा। तो ये अभी बहुत सारे मराहिल बाकी हैं। बहरहाल जो हुकूमत है वो डिटरमिन्ड है कि पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है उसकी रेटिंग रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए इमिग्रेशन लॉज में तब्दीली की है। हमारे बहुत सारे ऐसे कवानीन बनने की वजह से, इसी तरह वीजा फ्री एंट्री दुनिया में ज्यादा मुमालिक के साथ मुआहदा होने के बाद हमारे जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो पहले से कदरे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुई है और वो 100 से नीचे आई है। सो हम ये इकदाम जारी रखेंगे और वो ब्लू पासपोर्ट हो, इसी तरह पासपोर्ट और इमिग्रेशन के दूसरे मामलात जिससे पाकिस्तान की ओवरऑल पासपोर्ट की रैंकिंग रेटिंग में बेहतरी आए, वो हम जारी रखेंगे। और इसमें आप बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है कि सख्त जो बहुत सारे हमने इकदाम किए हैं उसी वजह से ब्लू पासपोर्ट की तादाद जो कि 56,000 थी उसमें नुमाया कमी आई। तो दलाल साहब, ये जो आपने सिविल अफसरान का जिक्र किया उनमें तो साबिक फेडरल सेक्रेटरीज को ये सहूलत हासिल थी, तो क्या उसका भी दायरा कार बढ़ाया जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स की हद तक? देखिए, वो बात तो ये है कि अगर वो एक आर्गुमेंट के तौर पे पेश कर रहे हैं कि अरकान असेंबली जो हैं वो उनका जो ग्रेड है वो 22 से ज्यादा समझा जाता है, तो फिर उनको ये सहूलत क्यों नहीं? तो हाउस के अंदर मैंने ये कहा था कि ये नहीं कि जो पहले आप समझते हैं कि कोई चीज गलत हुई है हम उसको ठीक करें, ना कि मजीद उसकी वजह से कोई और एक और गलत काम करें या एक और ऐसा काम करें जो तनकीद का बायस बने। ये बात हुई है और मजीद आने वाले वक्त में जिस तरह अवेयरनेस है, जिस तरह हुकूमत ने पिछले 2-2.5 साल में बड़े सख्त मौक़िफ़ रखा है, वो ब्लू पासपोर्ट हो, वो रेड पासपोर्ट्स हो, वो पासपोर्ट की सिक्योरिटी फीचर्स हो, वो इमिग्रेशन लॉज हो, आज यानी दुनिया में पाकिस्तान की फ्री एंट्री, फ्री वीजा जो है वो बढ़ा है। आज दुनिया ये मानती है कि 47% इल्लीगल पाकिस्तानी दुनिया में जाने कम हुए हैं। आज हमारे बहुत इस तरह के इकदाम की वजह से यूरोप के कुछ मुल्कों में और इसी तरह मिडल ईस्ट में हमारे ग्रीन, ब्लू और रेड पासपोर्ट पे वीजा फ्री एंट्री जो है वो मिली है। तो ये इकदाम जो हैं ये मिलजुल के बहुत सारी चीजों का मजमूआ है जिससे पासपोर्ट की रेटिंग रैंकिंग इंप्रूव हुई है। ये हर आने वाले साथ में आपको और बेहतर होती हुई नजर आएगी। दलाल साहब, फिर इस बिल का मुस्तकबिल क्या होगा? आपकी जमात में क्या डिस्कस हुआ है? मुस्लिम लीग नून में एक हुकूमती जमात के तौर पर क्या प्राइम मिनिस्टर के इल्म में है, उनकी जानिब से कोई हिदायत आ सकती है कि भाई इस तरह के बिल की हिमायत नहीं करेगी मुस्लिम लीग नून एज अ पार्टी एंड ऑब्वियसली एज अ पार्टी इन द गवर्नमेंट? देखिए, वजारत दाखिला यकीनन वजीर आज़म के अंडर है और वजीर दाखिला और वजीर आज़म बड़े क्लियर हैं। मेरिट की पॉलिसी हो, पाकिस्तान में उन पॉलिसीज को मजीद बेहतर बनाना हो जिससे पाकिस्तान के पासपोर्ट की, पाकिस्तान की शनाख्त में बेहतरी आ सके, उसकी परसेप्शन पाकिस्तान की बेहतर हो सके, वो हम करते रहेंगे। उसके लिए पहले भी बहुत सख्त फैसले किए गए हैं और मुझे ये उम्मीद है कि ये पार्टी की तरफ से भी यही फैसला किया जाएगा जो आप कह रहे हैं। और मुझे ये भी उम्मीद है कि बहुत सारी दूसरी पार्टियां जो अभी इस बिल की हमायत कर रही हैं, जिसमें अपोजिशन की तकरीबन तमाम पार्टी शामिल हैं, वो भी इस बात को पर नजरसानी करेंगी। तो अभी तक फैसला हुआ नहीं, आपका कहना है कि हुकूमती हलकों में, मुस्लिम लीग नून के हलकों में या कैबिनेट की हद तक कोई बात नहीं हुई है इसमें? देखिए, अभी तक कैबिनेट में गया नहीं। इसी तरह ही अभी ये बिल के बहुत सारे मराहिल होते, पहले हाउस में आता है, इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोड्यूस होने के बाद कमेटी में आता है, एक कमेटी से पहले पास होता है लाइक एक हाउस की, फिर दूसरी हाउस के अंदर से फिर पास होगा, फिर दूसरे हाउस में यानी कौमी असेंबली में जाएगा, हाउस की कमेटी में जाएगा। तो अभी बहुत सारे मराहल इस बिल के अभी बाकी हैं। ये बिल्कुल अभी इब्तदाई मराहल पर है।
तलाल चौधरी साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला के हैसियत से जो इस वक्त अमन व अमान के हालात है पाकिस्तान में, जिसमें दहशत गर्दों के खिलाफ रियासत ऑपरेशन कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी, दीगर इलाकों में भी, उससे मुतालिक एक सख्त और वाज़ेह पॉलिसी भी सामने आ रही है। लेकिन बलूचिस्तान के जो पे दर पे वाक़यात हैं, दहशत गर्दों की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, अब सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को, पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। इस वक्त मौजूदा हालात है क्या? और ख़ास तौर पर जो 7 जुलाई और उसके बाद से खबरें आना शुरू हुई, जो कुछ ज़ियारत डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जिस तरह पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया है, उस पर बहुत अवामी तौर पर तो बहुत ज़्यादा तशवीश की लहर है कि क्या हिकमत अमली है। और बलूचिस्तान जो 40% से ज़्यादा पाकिस्तान बलूचिस्तान है, वहाँ इतने बुरे हालात हैं कि ऐसा लगता है कि रेट उस तरह से कायम नहीं हो पा रही है। देखिए, एक तो बात यह है कि बलूचिस्तान को एक सॉफ्ट टारगेट समझ के हमारे जो मुल्क दुश्मन है उन्होंने टारगेट किया। वहां पर जो हमारी सियासी कमी कुताई थी, जो गवर्नेंस की बैड गवर्नेंस की वजह से लोगों में एक पहले से ऐसी सोच पाई जाती थी, उस सारी चीज़ों को उन्होंने सामने रखते हुए वहां पर ये काम शुरू किया। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मशरक में एक दुश्मन है जिसने मुंह की खाई जब सामने से हमला किया, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद पीछे छुप के प्रॉक्सीज के साथ उन्होंने ये काम शुरू किया। और दूसरी साइड पे हमारा एक ऐसा एहसान फरामोश मुल्क हमसाया है जो अफगानिस्तान के, जहां पर हाइड आउट्स भी हैं, ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं, जहां पर उन लोगों ने जो बात दीन की करते हैं, जो बात जहाद की करते हैं, लेकिन वहां टीटीपी हो या बीएलए हो, उनको इकट्ठा करवाना, उनके ऑपरेशंस को जॉइंट ऑपरेशन करवाना, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन करवाना, वो भी इस इंटरम अफगान हुकूमत के लोगों ने करवाई। और वहां पर एक बहुत बड़ी सरहद जो कि 2500 किलोमीटर के करीब पाकिस्तान की अफगानिस्तान से है, वहां से इन लोगों का ट्रेनिंग लेकर इधर आना और यहाँ पर जो महरूमी के कुछ एहसास थे उसको का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ना। और इसमें बहुत एक बड़ी नाकामी पिछली हमारी पॉलिटिकल क़यादत की है। पॉलिटिकल क़यादत जो है वो ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे अदारे बलूचिस्तान को नहीं दे सकी, जैसे कि 80% बलूचिस्तान में लेवीज हुआ करती थी जो कि सरदारी फोर्स थी, यानी सरदारों ने खुद भर्ती की थी। वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की उनकी ट्रेनिंग नहीं थी, ना वो बाकायदा कोई ट्रेनिंग लेकर फोर्स बनते थे। इसी तरह वो 80% था, वो बी कैटेगरी थी और उसको अब ए कैटेगरी में बदला गया है, उसको पुलिस फोर्स बनाया गया है। इसी तरह ही वहां पर आप देख लें कि डेवलपमेंट जो थी, सबसे ज्यादा जो करप्शन थी वो डेवलपमेंट की उन प्रोजेक्ट्स में थी कि अगर 100 रुपया जाता था तो उसमें से ना होने के बराबर बहान लगता था। वो भी पॉलिटिकल क़यादत। और वो सरदार जो आज बैठ के इस पे बड़े धरने करते हैं, बड़े बयान देते हैं और चेक लेकर आते हैं यहाँ जमा करवाने का कि हम तनख्वाह नहीं लेते। आप लोगों ने जो बलूचिस्तान के लोगों को जो सहूलतें देनी थी, जब इनका इक़्तिदार था, इनसे पूछें कि वो स्कूल, गोश्त स्कूल किसने बनाए। ये बहुत सारे जो तरक्याती काम जो कागजों में हुए और उसके पैसे जेब में कहां से बने, ये दुबई, कराची और दुनिया में जो बिजनेस इनके बने वो उन्हीं अफगानियों की जो महरूमी दी। और जानबूझ के इन्होंने ये बलूचिस्तान के लोगों को महरूम रखा और खुद वसाइल इस्तेमाल करते रहे और बेहतर गवर्नेंस नहीं कर सके, जिसके ये कुछ चीजें इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। मगर इसमें बहुत पिछले 2.5 साल में प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मिलकर जो फैसले किए हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। काइनेटिक, नॉन काइनेटिक दोनों डोमेन्स में इस वक्त भरपूर तौर पे इसके एक्शन चल रहे हैं। यहाँ पर पुलिस तमाम बी को ए एरिया कर दिया गया है। तारीख की सबसे बड़ी रकम बलूचिस्तान की हुकूमत ने इस वक्त पुलिस के लिए रखी है। इसी तरह ही हमारे ट्रेनिंग कैंप्स के बाकी। और एक मैं आखिरी बात जरा क्लैरिफाई कर दूं, ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये जो मंगी डैम और जियारत के करीब जो वाकया हुआ है जिसमें शहादतें हुई हैं और जिन शहोदा की वहां डेड बॉडीज रख के उस पर सियासत की कोशिश की गई है, वो बहादुर जवान थे जो कि बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। और वहां पर कहना एमुनेशन खत्म हो गया था, कोई पीछे नहीं गया था, हेलीकॉप्टर गए हैं,
वहां पर 117 से ज्यादा दहशतगर्द आज तक मारे जा चुके, हेलीकॉप्टर से लेकर पैदल फोर्स से लेके एफसी, फौज, पुलिस, पूरी उनके कुमक के लिए तमाम के तमाम पहुंचे। ये झूठे प्रोपेगेंडा करना, उस प्रोपेगेंडे के बाद उसको इस्तेमाल करना, ये भी एक किस्म की दहशतगर्दों का साथ देने वाली बात है। तलाल चौधरी साहब, ठीक है, ये जो आपने कहा कि सहूलतें फराहम की जा रही हैं, ठीक है, रियासत लड़ रही है दहशतगर्दों के खिलाफ, आपने जो अवामिल सामने रखे हैं वो भी समझ आ रहे हैं कि माजी में क्या हालात रहे, उनके नताइज किस तरह से सामने आए। लेकिन एक तो बलूचिस्तान में वो ग्रुप्स जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिनके बारे में हुकूमत तफसील सामने रखती है, और फिर TTP जिसको खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी करने पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा था, वो तक अपना दायरा-कार बलूचिस्तान के हद तक बढ़ाने में कामयाब हो गए। ये यकीनन तशवीश की बात है तलाल चौधरी साहब। अगर आप समझते हैं कि ऐसी खबरें आई जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल से उसकी मज़ीद तफसील हुकूमत दे सकती है, चूँकि आपने भी अभी कहा, वज़ीर आज़म भी कहते हैं, वज़ारत दाखिला भी कहती है कि मामूली सी भी कमी नहीं आने दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस को जो सहूलियात दरकार हैं, जो हथियार दरकार हैं दहशतगर्द से मुकाबला करने के लिए, फिर भी बलूचिस्तान से जब वाक़यात सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि पुलिस एहलकारों के पास, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों के पास वो वसाइल, वो ताकत, वो सहूलियात नहीं थी उन दहशतगर्दों से मुकाबला करने के लिए जो होनी चाहिए थी। देखिए ये जानबूझ के ये चीजें जो ये सामने लाई जाती हैं, वो पुलिस एहलकार ही थे जो लड़ते हुए शहीद हुए, और वो उस वक्त तक लड़ते रहे जब तक वो अपनी जान उन्होंने कुर्बान नहीं कर दी। और इसी तरह फिर वो बाई एयर उनको कुमक पहुंची है, जो उसके बाद वहाँ पैदल और फोर्स पहुंची है, उसमें एफसी भी थी, अफवाज भी थी, पुलिस भी थी, और उसमें हमारे बाकी साहब बता रहे थे। अब बात रही, आप बात कह रहे हैं कि TTP जो है वो वहाँ कैसे पहुंची। देखिए, हम पाकिस्तान का पहले दिन से मौकफ है कि ये दोनों एक हैं, इनका मकसद दहशतगर्दी है, स्कूल को तबाह करना, हेल्थ सेंटर्स को, निहत्ते लोगों को। मुझे ये बताइए कि ये जो मजदूर थे जो 5 कल शहीद हुए हैं, उन पर धरना क्यों नहीं करते वो सियासतदान जो कि हमारे शोहदा की बॉडीज रख के तो वहां कोई वो कर रहे हैं? उन मजदूरों के लिए क्यों नहीं उठता कि वो बेगुनाह उनको सुबाइयत के नाम पे सिर्फ दहशतगर्दी के लिए एक पाकिस्तानियों को मारा गया है? इसीलिए ये मजहबी हो, सुबाई हो, ये एक हैं, इनका एक मकसद है। ये प्रॉक्सी के तौर पे काम आते हैं, कई दाढ़ी रख लेते हैं, कई पगड़ी पहन लेते हैं, कहीं सुबाइयत का नारा है, कहीं मजहब का नारा है, कहीं जहाद है, कहीं आजादी का कहते हैं। तो ये मामला ये है, मगर हमारे लिए ये दहशतगर्द हैं। इनको हमारा मौक़िफ़ पूरी दुनिया ने माना है, इन्हें दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया है दोनों को। इस वक्त जो इन पर एक्शंस चल रहे हैं उस पे हमें इकट्ठे होने की जरूरत है, एक बयानिए की जरूरत है। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान जैसे जय्यद सियासतदान ने, सीरियस सियासतदान ने कैसी बात कर दी कि शहीद तनख्वाह लेकर ये अपनी जान देते हैं। क्या कोई कीमत हो सकती है जान की? वो तो शहीद का जो इस्लाम में रुतबा है उसकी भी तौहीन की है मौलाना साहब ने। शहीद के लिए कोई पैसे चाहिए होते हैं? वही फोर्स मौलाना साहब की भी हिफाजत कर रही है, वही फोर्स जो है वो उनके आगे पीछे है, वही उन पर जब दहशतगर्द के हमले हुए हैं तो वो उसमें शहीद हुए हैं, वही पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। क्या और बात यह है, हमें क्या सियासतदानों को अपने उन सिपाहियों के साथ खड़े होकर नहीं लड़ना चाहिए? क्या हमारी पहली जिम्मेदारी नहीं? लीडर तो हमेशा लीड फ्रंट से करता है, पीछे तो नहीं चुपता। और इसमें बात पैसे की नहीं है, बात वतन की है, बात अपनी ड्यूटी देने की है। हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें ऐसे मुवक्कफ, ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिससे दहशतगर्दों को फायदा हो, जिससे अवहाम पैदा हो दहशतगर्दी की लड़ाई में, जिससे हमारी कमजोरी जाहिर हो। हम सबको इकट्ठे होकर अपनी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना है। जिस दिन सारे सियासतदान एक यक जुबान, एक बयानी के साथ अपनी फोर्स के पीछे खड़े होंगे, ये दहशतगर्दी मुल्क में नहीं रहेगी। और ये 2013 से 18 के दरमियान नहीं रही थी। ये दहशतगर्द खत्म हो गए थे जब हम सब एक हुए थे, आए एक होकर लड़े। हमें तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने की। कराची ने पार्लियामेंट के लिए नई इमारत का बिल और फिर बलूचिस्तान में ज़ियारत डिस्ट्रिक्ट और वशुक में पेश आने वाले वाक़यात और बलूचिस्तान में जारी दहशतगर्दी की लहर के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे तलाल चौधरी साहब। प्रोग्राम का अख्ताम होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।